हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1072, जो कि बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ में। इसमें टोटल आपके 4 यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को मैंने डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे चैप्टर्स में। तो बेसिकली जो हम लोग वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स के बेसिस पे लेके आ रहे हैं। तो कुछ क्लासेस आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा अभी? जो टारगेट हमारा रहेगा वो ये रहेगा सर कि हम लोग कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 वीडियोस हम लोग डेली प्रोवाइड कर सकें आपको। और इन वीडियोस को आप डेली डेली देखते जाओ, इनके नोट्स बनाते जाओ और उनको रिवाइज करते जाओ, तो एग्जाम से पहले तक आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग किन सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं? देखिए सर, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों का जो मेन कोर सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और दूसरा बिजनेस लॉ का, इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कवरेज के बारे में। आ जाओ। सो हम लोग कवरेज इसमें कितना क्या करने वाले हैं इसमें? तो कवरेज सबसे पहले आपका जो कॉलेज का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो आपका पूरी तरह से कवरेज होगा, 100% कवरेज होगा उसका, सभी के सभी। दूसरा हमारा कवरेज होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हम उनको कवर कर रहे हैं, कॉलेज का मटेरियल कवर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। 100% कवरेज मिलेगा आपको। तो क्या हम इन वीडियोस को देखने के बाद एग्जाम में डायरेक्टली बैठ सकते हो? बिल्कुल आराम से बैठ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप लोग नोट्स जो है वो अच्छे से अपने बना के रखना, इसको रिवाइज करते रहना। इसके बाद आपको कोई भी मटेरियल रिफर करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। 2-3 बातें और हैं, वो मैं आपको बता दूँ। ये जो नोट्स हैं, ये पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमारे लेक्चर्स जो है ना, वो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है और यही मटेरियल जो है आपको यूज़ करना है। तो एग्ज़ामिनेशन हमारा पूरा फ़ोकस है, ठीक है? आ जाओ शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी तो मैं आपको बीच-बीच में बताते रहूँगा। आ जाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मैं अपनी पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली चैप्टर्स के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है इस लॉ के पूरे सब्जेक्ट को। तो मैं डेली बेसिस पे छोटे-छोटे चैप्टर्स अपलोड करता जाऊँगा। अभी जो ड्यूरेशन रहेगी आपकी, ये कम रहेगी लेक्चर्स की। बाद में जो है ड्यूरेशन हम लोग बढ़ा देंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर बेसिस के फॉर्मेट में करेंगे। क्वेश्चन आंसर के बेसिस के फॉर्मेट में, ठीक है? आप लोगों को पैराग्राफ फॉर्मेट में एक तो समझने में दिक्कत होती है और उस चीज़ को ना याद करने में और दिक्कत होती है। तो हम लोग क्वेश्चन वाइज़ इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को कौन-सा फॉर्मेट चाहिए, मैं कुछ वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा पैराग्राफ फॉर्मेट में भी और कुछ आ जाएँगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे कौन-सा आपको ज़्यादा सूटेबल है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे बाद में। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए कि उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए? आ जाओ। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 2 बेसिकली क्या होता है ना, ये होता है डेफिनेशन के लिए। आप किसी भी एक्ट में जब सेक्शन 2 आता है ना, उसमें डेफिनेशन बताया जाता है। उसको रीड कैसे करते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज एच आप रीड करोगे, ठीक है? 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइंड है सर? आ जाओ। ये डिफाइंड है एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और उसके बाद आप ये ब्रैकेट में इस चीज़ को लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो जान लिया, अब एग्रीमेंट होता क्या है? लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मतलब कि आप कोर्ट में इस चीज़ को सू कर सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर फॉलो नहीं किया गया या एग्जीक्यूट नहीं किया गया, आप उसको लीगली परसू कर सकते हो, ठीक है? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है आपको कोई ऑफर मिला और आपने कोई उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में जो है ना, ये डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन है और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। तो मैंने पूरा आंसर आपको एज इट इज़ बता दिया, आप उसको याद कर लोगे तो आपको एग्जामिनेशन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आ जाओ। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू इसेंशियल एलिमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट में एक तो एग्रीमेंट होता है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। आ जाओ अगले पॉइंट पे। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, हर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं अगर इट इज मेड, सॉरी इसमें इट इज मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। उनकी पार्टीज जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उनकी पार्टीज जो होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉफुल होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए बाय लॉ, ठीक है? इसके बाद आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। इसमें बेसिकली 8-9 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को आपको चेक करना पड़ता है। और ये सारे के सारे पॉइंट अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेता है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है टू पार्टीज। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। आ जाओ। टू पार्टीज,
एक कॉन्ट्रैक्ट में ना 2 पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी होती है जो ऑफ़र देती है, दूसरी पार्टी होती है जो ऑफ़र एक्सेप्ट करती है। अब पार्टीज़ कौन-कौन सी होती हैं? पार्टीज़ जो होती है वो आपकी नेचुरल पर्सन भी हो सकती है और पार्टीज़ जो है लीगल एक्जिस्टेंस की भी हो सकती है। मतलब कंपनीज़, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट ये भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। There must be an intention on part of the parties to create a legal relationship between them. Social contract, domestic टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। आ जाओ पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मतलब क्या इसका मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, हर पर्सन को कॉम्पिटेंट माना जाएगा जो कि मेजर है। मेजर मतलब कि उनकी एज जो है वो 18 से ऊपर हो चुकी है, इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है? उसके बाद नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉ ने उनको ऐसा डिक्लेयर नहीं कर दिया है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन, जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया वो नहीं कर सकता, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं है। ठीक है? पॉइंट नंबर 4 में आते हैं हम लोग, फ्री कंसेंट। जो पार्टीज होते हैं इन्वॉल्व इस कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। और फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को आप फ्री तब कहोगे इट व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला, अगर वो कोएर्सन से नहीं मिला उनको कंसेंट तो आपका फ्री कंसेंट है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से आपने कंसेंट ली है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। बेसिकली इसके लिए आप अभी फिलहाल के लिए याद कर लो इसको, बाद में ये डिटेल में आएगा। तो ये 5 पॉइंट है। ये इनके थ्रू अगर आपने कंसेंट लिया किसी पर्सन की तो आपको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट नॉट बी इलीगल। कोई इलीगल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब ईच पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट गिव एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। जितने भी पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? अगर पार्टी ए पार्टी बी को कुछ दे रही है तो पार्टी बी पार्टी ए को भी कुछ उन्हें देना चाहिए। जैसे कि सेल का समझ लो, इन्होंने कोई एक सामान बेचा बी को, तो बी ने उसके बदले में पैसा दिया, तो जो बदले में इन्होंने पैसा दिया है उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। आ जाओ पॉइंट नंबर 7, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। एन एग्रीमेंट entered into must not be which law declares to be इधर इलीगल और वॉइड। लॉ ने उसे इलीगल या वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अ वॉइड एग्रीमेंट इज द वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, और जो इलीगल एग्रीमेंट होता है वो लॉ में प्रोहिबिट होता है। प्रोहिबिट मतलब कि इलीगल एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कि जिस प्रोडक्ट को लेके आपका एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो सर्टेन होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग एंड डिफरेंट डिफाइन। ठीक है? वेग नहीं होना चाहिए, उसके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वेग नहीं होने चाहिए। वो मतलब समझ में आने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। फिर आता है पॉइंट नंबर 9 में, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने में या उसको परफॉर्म करने में कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो वो तो वॉइड हो जाएगा, है ना? एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल। कोई एग्रीमेंट किया है जिससे जो कि इम्पॉसिबल है करने के लिए, वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 10, नॉट नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके रिटर्न ही होने चाहिए। उसमें आप ओरल अगर कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएगा। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही राइटिंग में होना चाहिए, नहीं तो आपको ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इतनी बार पूछा गया जिसकी कोई गिनती नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। दिखने में इजी है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं इसका आंसर फ्रेम करके आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एज इट इज आंसर याद करके लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि कहाँ से शुरू करना, कहाँ पे खत्म करना, बीच का क्या कंटेंट रहेगा, स्टूडेंट को समझ भी नहीं आता। दिखने में तो ईजी है लेकिन समझ में नहीं आता। इसका आंसर तो यस है, आपको पता लग ही गया होगा पढ़ने के बाद।
लेकिन आपको कैसे लिखना है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर लेंथ नहीं मिलती है इसको लिखने के लिए। आ जाओ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेन सेलेक्ट हो जाओ। चलो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिस्कस किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, और हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज ई जो कि डेफिनेशन का होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है एग्रीमेंट को, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इतना आपको याद करना पड़ेगा। आ जाओ, ये वाला पैराग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, जो मैंने पहले बताया हुआ ना वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको लीगल ऑब्लिगेशन, जो मैंने आपको फीचर्स में बताया था ना, क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ये वही वाले पॉइंट की बात कर रहा है। एन एग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, इट कैन बी सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। सोशल और रिलीजियस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं होता टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इफ एग्रीमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, लीगल रिलेशनशिप मतलब कि अगर एग्रीमेंट को आपने ब्रेक कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर कोर्ट में उसको सू कर सकते हो। तो बेसिकली जो सोशल और रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, इनको आप कोर्ट में सू नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स ने वाई को इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आके डिनर करो। वाई ने भी कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम आ जाएंगे आपके यहाँ डिनर करने के लिए। अब किसी भी रीज़न की वजह से वाई जो है वो डिनर पे नहीं जा पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स जाके कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स, इनमें कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही लीडिंग केस है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, हालांकि आंसर के लेंथ को देखते हुए इतना ही आपको ज़रूरी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। अगर लॉ में आपने पढ़ा है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक वैसा ही है ये भी। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ। दो लोग होते हैं, एक होते हैं मिस्टर बेल्फोर, एक होती है मिसेस बेल्फोर। मिसेस बेल्फोर दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हस्बैंड, ये होती हैं वाइफ। अब क्या होता है कि मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बेल्फोर, इनकी जॉब लग जाती है सिलोन में। CEYLON, सिलोन मतलब कि श्रीलंका का ओल्ड नेम है। इनकी जॉब लग जाती है सिलोन में, तो ये चले जाते हैं वहाँ पे। मिसेस बेल्फोर जो है वो नहीं जा पाती, क्यों? क्योंकि इनकी हेल्थ खराब होती है, तो ये इंग्लैंड में ही रुक जाती हैं। अब होता क्या है कि मिस्टर बेल्फोर जब चले जाते हैं, वो प्रॉमिस करके जाते हैं अपनी वाइफ को कि मैं आपको 30 पाउंड्स हर मंथ भेजता रहूँगा। ठीक है, और होता क्या है बाद में, वो इन पैसों को 30 पाउंड जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो इसको भेज नहीं पाते अपनी वाइफ को। 30 पाउंड जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो भेज नहीं पाते। तो होता क्या है कि उनकी जो वाइफ है वो कोर्ट में केस कर देती हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ, मतलब मिस्टर बेल्फोर के खिलाफ, कि रिकवरी ऑफ अमाउंट के लिए, ये 30 पाउंड की रिकवरी के लिए वो केस कर देती हैं। तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट कहता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो सोशल नेचर का है, इसीलिए इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। तो हम लोग रीड करके देखते हैं इसको। एग्जाम्पल इन द लीडिंग केस ऑफ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। मिस्टर बेल्फोर वॉज एम्प्लॉयड इन सेलोन, जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है, मैंने बताया था आपको। मिसेस बेल्फोर ओनिंग टू इल हेल्थ, इनकी तबीयत खराब थी तो वो इंग्लैंड में रुक जाती हैं। कुड नॉट अकम्पनी हिम टू शिलोंग, तो ये जा नहीं पाती सिलोन में। मिस्टर बेल्फोर प्रोमिस टू सेंड 30 पाउंड्स पर मंथ, अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर देते हैं भेजने के लिए, वाइल ही वॉज अब्रॉड। बट मिस्टर बेल्फोर फेल टू पे द अमाउंट, वो अमाउंट भेज नहीं पाते। मिसेस बेल्फोर ने फाइल कर दिया सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट उन्होंने केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट इज ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। सोशल प्लस सोशल और रिलीजियस ये अनइन्फोर्सेबल होते हैं, तो ये जो डोमेस्टिक होता है ये अनइन्फोर्सेबल होता है। एंड प्रॉमिस मेड बाय द हस्बैंड इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, और जब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अब इन्फोर्सेबल ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग को कोट करके आना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में क्या आया? वी कैन कंक्लूड दैट एग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स बट ऑल एग्रीमेंट्स डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो एग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आर कॉन्ट्रैक्ट्स। Therefore, we can say that all contracts are agreements, but all agreements are not
कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी देखने में आसान है, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसको भी आंसर को पूरी तरह से ड्राफ्ट करके दे दिया आपको। एज इट इज़ फॉर्मेट बनाना है आपको, कुछ मेहनत नहीं करनी, एज इट इज़ फॉर्मेट बनाओ और इसको ऐसे ही सेम टू सेम वर्ड्स लिख के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि ये आंसर ही बुक में मैंने अच्छे से सर्च करके लिया था, ताकि वो जो फॉर्मेट है ना, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम ना आए। आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन, ये बेसिस मैंने बना दिया है, दूसरा कॉलम एग्रीमेंट का, तीसरा कॉलम है कॉन्ट्रैक्ट का। मीनिंग क्या होता है एग्रीमेंट का? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग फॉर अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ऊपर भी हमने इस चीज़ को पढ़ लिया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी इतनी देर से तो हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें वो जो प्लस करके लिखा हुआ था ना, वो भी आप लिख सकते हो, जो मैंने पिछले एक्सप्लेन कर दिया था। स्कोप की बात करते हैं। जो एग्रीमेंट होता है ना, वो वाइडर टर्म होता है। इसमें लीगल और सोशल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नैरो सेंस का होता है, ठीक है? और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करता है जो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। 2 पॉइंट आपके कवर हो गए। थर्ड पॉइंट होता है लीगल लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। तभी तो वो एग्रीमेंट है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने फीचर्स में पढ़ा, अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 है नेचर। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये तो हमने फुल फ्लेजेड इसका आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, अब 2 और वीडियोज़ आएँगे मेरे हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट करने